बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हसन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा मौजू है हिस्सा गज़ल। हमने हिस्सा गज़ल की दो गज़लें पढ़ी हैं, गज़ल नंबर 1 और 2। सबसे पहले तो हमें गज़ल के बारे में आगाही होनी चाहिए कि गज़ल क्या है। लुगत में गज़ल के मानी औरतों से बातें करना, सुकुन बात ज़नाने गुफ्तन या औरतों की बातें करना सुकुन अस ज़नाने गुफ्तन के हैं। इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासर होते हैं। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत ये है कि उसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। इस हवाले से वो दूसरे अशार का मोहताज नहीं होता। अब हम सिलेबस में शामिल गज़ल नंबर 1 जो कि मीर तकी मीर की है, पहले थोड़ा मीर तकी मीर का तारुफ देखते हैं, उसके बाद हम गज़ल पढ़ेंगे। मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए, 1723 में पैदा हुए और 1810 में वफ़ात पाई। मीर तकी मीर उर्दू शायरी में इनका नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब बादशाह नादिर शाह के हमले में मारा गया। मीर आगरे लौट आए, दोबारा दिल्ली चले गए, फिर ख़राब अमन अमान की वजह से मजबूर होकर लखनऊ चले गए। वहाँ नवाब आसिफ उद्दौला के दरबार से मुंसलिक हुए। मीर को खुदाए सुकुन कहा जाता है। इनकी अहम तसानीफ़ में एक उनकी खुद नविश्त है ज़िक्र मीर, एक तज़किरा नुकात शोरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावीन शामिल हैं। मीर तकी मीर ऐसा शायर है जिनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके हम असर लोग बल्कि मुताखिरीन भी करते हैं। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताज शोराए उर्दू करार दिया है। अब हम गज़ल के अशार के मफ़ाहीम की तरफ आते हैं। पहला शेर जो है वो हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में शायर ने ये बताया है कि इंसानी वजूद जो है वो नापैद है। जिस तरह पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए सतायाब पर बनता है और ख़त्म हो जाता है, इसी तरह हमारा वजूद भी ऐसा है। और दुनिया में ये जो रौनक है, ये चहल पहल है, ये नुमाइश है, ये सब शराब है। नाज़ के उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। शेर में शायर ने महबूब के होंठों की नज़ाकत और खूबसूरती को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दे दी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर यहाँ के औकात ख्वाब की सी। शेर में शायर ने इंसान को दावत सुकून दी है। ऐ इंसान ज़रा इस दुनिया और उस दुनिया का मवाजना कर और फिर तुझे मालूम होगा कि ये दुनिया क्या है, ख्वाब की तरह है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इज़्तिराब की सी। शेर में शायर ने बार बार महबूब के दर पर जाने और अपनी इज़्तिराबी कैफियत को बयान किया है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी। शेर में शायर ने अपने महबूब की जो उर्दू अदब में जो एक रिवायत है कि महबूब को हमेशा ज़ालिम और संग दिल कहा गया, उसकी संग दिली का जिक्र किया है। आतिश गम में दिल भुना शायद देर से बू कबाब की सी। शेर में शायर ने अपने महबूब से मिलने वाले दुखों का तज़किरा किया है। और आखिरी शेर जो कि गज़ल का मक्ता है, मीर ने अपनी महबूब की आंखों की खूबसूरती बयान की है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और शायर के नज़दीक महबूब की आंखों में एक शराब की खुमारी पाई जाती है। मशकी सवालात की तरफ आएँ तो इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं की सी है। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले 4 काफ़िए हबाब, शराब, गुलाब और ख्वाब हैं। मैं दूसरे शेर में ऊँटों को किससे तशबीह दी गई है, गुलाब की पंखड़ी से। अगले सवाल में मीर ने नीम बाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है, शराब की मस्ती करार दिया है। शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है, बार बार महबूब के दर पर जाता है। और इस गज़ल के आखिर में मतला और मक्ता की तारीफ की गई है। मतला के लुग़वी मानी निकलने की जगह या निकलना के इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अगर दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ ना हों तो वो गज़ल का पहला शेर तो होगा, मतला नहीं कहलाएगा।
मक्ता के लिए, मक्ता के लुग़वी माने ख़त्म करने या काटने के हैं। इस्तिलाह में मक्ता गज़ल का वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे वो आखिरी शेर तो होगा लेकिन मक्ता नहीं होगा। अब हम अपनी गज़ल नंबर 2 की तरफ आते हैं। गज़ल नंबर 2 में ख्वाजा हैदर अली आतिश हमारे शायर हैं। हम आतिश का तारुफ, नाम हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। आप फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए और वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद गए। आतिश अभी सगीर सन थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। शायरी में मुसाफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की, कलंदराना मिजाज के हामिल थे, गज़ल गो शायर थे। आपकी अहम किताबों में आतिफ का कुलियात ही सबसे अहम है जो जिसमें उनका सारा दीवान, उनकी सारी शायरी शामिल है जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखुन की सूरत में मौजूद है। अब आतिश के गज़ल के अशार के मफ़ाहिम की तरफ आएँ तो पहले शेर में शायर ने महबूब के रुख और जुल्फ़ यानी महबूब के चेहरे और जुल्फ़ों की तारीफ़ की है और अपने हालात के बारे में बताया है। दूसरे शेर में शायर ने महबूब के होंठों की नज़ाकत और खूबसूरती को बयान किया है। हमेशा लिखे वस्फ़े दंदान यार कलम अपना मोती परोया। क्या वो कहता है महबूब के होंठों की तारीफ़ की, ज़िमन में लिखे जाने वाले अल्फाज मोतियों से कम नहीं है। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या वक्त सोया क्या। इस शेर में शायर ने ये बताया है, ये कहा है कि मैं अपनी कैसे बताऊँ तुम्हें ए महबूब, मैं तो जागता रहा मेरा नसीब सोता रहा। रही सब बेफिक्र कश्ते सुकून, न जोता क्या मैं न बोया क्या। इस शेर में शायर ने अपनी शायरी की खेती का जिक्र किया है। वो कहता है कि हमेशा सरसब्ज़ रही, मैंने ना तो इसके लिए मेहनत की जिद्दोजहद की बल्कि ये शायरी खुदाए अतिया खुदाए बंदी है। ब्रह्मन को बातों की हसरत है, खुदा ने बुतों को ना गोया क्या। इस शेर में शायर ने ब्रह्मन का जिक्र किया है। वो बुत खाने के जो रखवाले होते हैं वो हमेशा इस बात की जस्तजू में लगे रहते हैं कि बुत खाने के वो बुत जिनकी वो खिदमत करते हैं उनसे बातें करें, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने की ताकत नहीं दी। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा वो अश्कों से हाथ अपना धोया क्या। इस शेर में शायर ने यह कहा है कि जो लोग गम सहने के आदी हो जाते हैं वो आंसू से हाथ धो बैठते हैं। जन खानदान से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डबोया क्या। इस शेर में शायर ने अपने महबूब की ठोड़ी में पड़ने वाले गड़े की तारीफ़ की है। अब आते हैं हम अपने मशकी सवालात की तरफ कि शायर ने हमेशा किसके वास्ते लिखे हैं, महबूब के दादू के। शायर की उम्र कैसे बसर हुई, शायर जागता रहा मगर उसका बाप सोता रहा। ब्रह्मन को हमेशा किस बात की शायर ने अपनी कश्त सुकून के बारे में क्या कहा है, हमेशा सरसब्ज़ रही। ब्रह्मन को किस बात की हसरत से बुतों से बात करने की। शायर का कलम क्या करता है, शायर का कलम मोती परोता है। इसी तरह आखिर में इस्तारा की तारीफ़ की गई है। लुग़वी मानी, इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ के मानी आरियतन लेकर मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको यकीनन समझ आया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।